निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के गमन पथ को ही क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई यहाँ पर एक निश्चित बिंदु सी लिया और इस निश्चित सी बिंदु से समान दूरी पे बिंदु स्थित थे और इन बिंदुओं के गमन पथ को ही हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। तो कह रहा है कि वृत्त की जो परिधि है इसको किससे व्यक्त करिए? पाई से व्यक्त करिए। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा और उसके व्यास मान लीजिए d। क्या कह रहा? व्यास को क्या लीजिए? d। तो व्यास किसे कहते हैं? ध्यान दो, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वही वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये जो वृत्त का व्यास है, इस वृत्त के व्यास को वह कह रहा है किससे व्यक्त करने के लिए? d से व्यक्त करने के लिए कह रहा है। फिर आगे सवाल में क्या कहा? अर्थात पाई बराबर क्या दिखा रहा है? c बाई d दिखा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। हमें सिद्ध क्या करना है? कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हमें इसका निराकरण किस प्रकार करना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है। पहले कहा कि इस वृत्त की परिधि को मान लीजिए आप पाई। वृत्त की परिधि को मैंने क्या मान लिया? पाई। यदि परिधि की परिभाषा कोई भी व्यक्ति पूछता है तो बताइएगा एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के गमन पथ को ही क्या बोला जाता है? वृत्त की परिधि। और ये जो वृत्त की परिधि है आपकी चारों तरफ, ये परिधि है और इस परिधि को किससे व्यक्त करने के लिए कह रहा? पाई से। और वृत्त के व्यास को किससे व्यक्त करने के लिए कह रहा है? d से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का निराकरण आप क्या कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, तो यहाँ पर आप लिखना कि इसका कोई अंतर विरोध कथन नहीं है। इसका कोई अंतर विरोध कथन नहीं है। कथन नहीं है क्योंकि जब कभी भी हम स्केल या यन किसी युक्ति से नापते हैं, यन किसी युक्ति से मापते हैं तो हमें केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। परिमेय मान प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या आपको बताया कि जब भी हम किसी, अब मान लो ये वृत्त की परिधि है, ये मेरा क्या हो गया? स्केल हो गया। या आप किसी अन्य युक्ति से नापिए, मान लीजिए मेरा स्केल हो गया। जब मैं इस वृत्त की परिधि को नापूंगा तो इसका केवल सन्निकट परिमेय ही मान प्राप्त होगा। केवल क्या प्राप्त होगा? सन्निकट परिमेय मान ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब मैंने स्केल को ऐसे रखा तो इसमें कुछ कम से कम आपका परिमेय मान प्राप्त हो रहा है। जैसे ऐसे रखे तो आपकी वृत्त की परिधि को ढकेगा तो मान लो इसकी कुछ लंबाई रहेगी या 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 mm रहेगा।
तो केवल उसका क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय मान प्राप्त हो रहा, वो भी कैसा, सन्निकट मान प्राप्त हो रहा है। तो हमें केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, तो क्या इससे हमें ये आभास हो पा रहा है कि पाई या सी कैसी संख्या है, नहीं आभास हो पा रहा है। तो इसलिए पाई एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि दुनिया के जितने भी नियतांक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इसमें हमें यही प्रमाण में कथन को लिखना था कि इसका कोई अंतर विरोध कथन नहीं, इसका कोई अंतर विरोध कथन नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा कथन नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम स्केल या अन्य किसी युक्ति से नापते हैं तो हमें केवल क्या प्राप्त होता है, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हमें इससे आभास ही नहीं हो पाता है, अतः हमें इससे आभास ही नहीं हो पाता है, आभास नहीं हो पाता है, आभास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है कि पाई या सी या डी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें केवल कथन इसमें लिखना और कुछ करना नहीं है। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका देखिए, कह रहा है कि वृत्त की परिधि को क्या मान लीजिए, पाई। जब मैंने वृत्त की परिधि को पाई माना और वृत्त के व्यास को डी लिया तो पाई बराबर क्या दर्शा रहा है, सी बाई डी। अब सी बाई डी को मैं स्केल या किसी अन्य युक्ति से यदि मैं नापूं तो यह केवल क्या प्राप्त हो रहा है, सन्निकट परिमेय मान ही प्राप्त होता है। तो इससे हमें आभास ही नहीं हो पाता है कि सी व डी परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय। माना कि सी आपकी परिमेय संख्या होगी तो परिमेय में अपरिमेय से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस जैसे हमें संख्या रेखा पे क्या दर्शाना है, करड़ी में 9.3 को। तो किसी भी यदि संख्या रेखा पे हमें किसी दशमलव वाली संख्या और करड़ी वाली संख्या को दर्शाना रहेगा तो आप लोग सर्वप्रथम क्या कर लेना, एक संख्या रेखा बना लेना। और संख्या रेखा बनाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि संख्या रेखा पे कैसी संख्याएं दर्शाई जाती हैं, पूर्णांक संख्या को। तो कैसी संख्या को दर्शाएंगे, तो इस पूर्णांक संख्या में आप जानते हैं कि जो जीरो होता है वह कहाँ दर्शाया जाता है, मध्य में दर्शाया जाता है। जीरो के बाईं तरफ कैसी संख्याएं दर्शाई जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं। और जीरो के दाहिनी तरफ कैसी संख्याएं दर्शाई जाती हैं, धनात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक लिया, मैंने यहाँ पर 2 लिया, यहाँ 3 लिया और यहाँ क्या लिया, 4। मैं यहाँ पर 4 तक दर्शा दे रहा हूँ, या आप 9 ही तक दर्शा दीजिए तभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। हम उतनी ही दूरी लेंगे जितने की हमें क्या करनी पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी जितने की। तो हमेशा आप एक बात याद रखना कि हम संख्या रेखा पे सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे।
कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे? जो दिया रहेगा। तो हम संख्या रेखा पे कितने दशमलव सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे? 9.3। तो ये 9.3 कहाँ खींचेंगे? जीरो के बाईं तरफ। कहाँ खींचेंगे? हमेशा जीरो के बाईं तरफ। तो ये 9 से कुछ अधिक होगा कि नहीं? मान लो यहाँ पर आपका आ गया, तो इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया? ए, और यहाँ पर मैंने इस बिंदु का नाम दिया मैंने बी। तो ए से लेकर के बी तक की जो दूरी हो गई वह कितनी सेंटीमीटर हो गई? 9.3 सेंटीमीटर हो गई। इतनी बात सभी को समझ में आया? ऐसे बना लीजिए। मैंने क्या किया? सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाया और संख्या रेखा के बाईं तरफ जितने अंक की आवश्यकता थी, जितने अंक की हमें खींचना था, उतना मैंने खींच लिया। तो ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी हो गई? 9.3। अब 9.3 सेंटीमीटर से आप एक इकाई दूरी और अधिक ले लीजिए। हमेशा एक इकाई क्या कर लेना? और अधिक दूरी ले लेना। तो जब मैं एक इकाई और अधिक दूरी लूंगा तो यहाँ पे मैं चला आऊँगा। कहाँ आऊँगा मैं? ए बिंदु पे, और E1 वाले बिंदु पे आऊँगा। अब इस बिंदु का नाम दे दीजिए सी। तो बी से लेके सी तक की जो दूरी हो गई वह कितनी सेंटीमीटर हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। कितनी सेंटीमीटर हो गई? इतनी बात समझ में आई? फिर से देखिए, मैंने जीरो के बाईं तरफ स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पहले क्या खींचा? ए बी खींचा। फिर बिंदु बी से सी तक क्या कितना रेखाखंड खींचा? 1 सेंटीमीटर का। तो टोटल दूरी अब कितनी हो गई आपकी? ए से लेकर के सी तक की दूरी टोटल कितनी हो गई आपकी? 10.3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करिए? एसी बिंदु, एसी रेखाखंड का आप लंबवर्धक करिए। हमेशा किसका लंबवर्धक करना? एसी रेखाखंड, मतलब जहां वह समाप्त हो रहा है रेखाखंड। तो कहां समाप्त हुआ? किस बिंदु पे? सी बिंदु पे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप एसी रेखाखंड का लंबवर्धक, लंबवर्धक का मतलब हम मध्य बिंदु पता करेंगे कि एसी का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है। यह ज्ञात करने के लिए एसी रेखाखंड का आधे से अधिक दूरी लेकर एक बार ए बिंदु को केंद्र मान करके ऊपर चाप लगा लो और एक बार नीचे लगा दो। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर वही दूरी रहने देना, बिंदु सी को केंद्र मान करके एक बार ऊपर चाप लगा दीजिए आप लोग और एक बार नीचे चाप लगा दीजिए। ऐसे लगा दिए आप। तो ये देखो, चाप जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहे हैं कि नहीं? काट का मतलब प्रतिच्छेदित करते हैं। अब देखो, माना कि किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? x और y बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो जब मैं x और y बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दूंगा तो इनका क्या मालूम हो जाएगा? मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो इनका मध्य बिंदु का नाम मैंने दे दिया D। इनका मध्य बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया? D दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब भी हम ए से लेकर के डी तक की दूरी नापेंगे, जितनी एडी की दूरी होगी उतनी किसकी दूरी होगी? आपकी डी सी की। अर्थात एडी बराबर आपका क्या हो जाएगा? डी सी बराबर हो जाएगा। मान लो एडी की दूरी आपकी आती है 10 का आधा कितना होता है? 5। तो ये 5.12 के ऐसे करीब में होगा आपका। तो ये जितना, मान लो ये 5.1 एडी की दूरी आई तो डीसी की भी दूरी कितनी आ जाएगी? 5.1, क्योंकि इन दोनों का हम क्या किए हैं? मध्य बिंदु प्राप्त किए, अर्थात लंबवर्धक खींचे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करिएगा? प्रकार की नोक को बिंदु डी पे रखना। प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे? बिंदु डी पे। और इसकी दूसरी नोक को हम बिंदु ए तक बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे? कहने का मतलब ये है कि प्रकार में एडी की दूरी भर करके, प्रकार में किसकी दूरी भरेंगे? एडी की दूरी ऐसे भर लेंगे और बिंदु डी को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींच देंगे। एक क्या करेंगे? एक
अर्धवृत्त खींच देंगे। ऐसे आपने अर्धवृत्त खींच दिया। कैसे किया आपने? आपने प्रकार में एडी की दूरी लेकर के बिंदु डी को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींच दिया। एक क्या कर दिया? एक अर्धवृत्त। ये बिना पैमाना का है, आप लोग पैमाना के साथ बनाना। तो ये कहाँ तक जाएगा? बिंदु सी तक ही जाएगा। पुनः पहले वाले बिंदु पे अर्थात बी वाले बिंदु पे चाँद की सहायता से हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का हमने कोण बना दिया। बना दिया आप चाँद की सहायता से। अरे 90 डिग्री का कहाँ बनाना है? इस अर्धवृत्त के सिरे तक ही बनाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पुनः प्रकार में इस दूरी को भर लो। मान लो इस बिंदु को किस बिंदु पे काटता है? ई बिंदु पे काटता है। प्रकार में अब कितनी दूरी भरेंगे हम? ओ ई की दूरी भरेंगे। किसकी दूरी भरेंगे? ओ ई कह लीजिए या बी ई कह लीजिए। प्रकार में बी ई की दूरी भर करके बिंदु बी को केंद्र मान करके एक मैंने क्या कर दिया? एक मैंने चाप लगा दिया। एक मैंने क्या किया? चाप लगा दिया। तो यह चाप जिस भी बिंदु पे संख्या रेखा के जिस भी बिंदु पे वह प्रतिच्छेदित करेगा वही किसको निरूपित करेगा? करड़ी में 9.3 को। क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो ये 3 है तो 3 में कुछ पॉइंट अधिक होगा कि नहीं? अर्थात ये 3 से कुछ क्या जाएगा? अधिक जाएगा। तो ये संख्या रेखा पे जिस भी बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा वही किसको निरूपित करेगा? करड़ी में 9.3 को। अब प्रदर्शित कर लोगे। हमें संख्या रेखा पे कितनी दूरी हमेशा स्केल की सहायता से खींचना रहेगा? 9.3। और ये 9.3 हमेशा जो भी खींचना वह जीरो के कहाँ खींचना? बाईं तरफ। तो मैंने क्या किया? स्केल की सहायता से जीरो को केंद्र मान करके 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु बी से एक इकाई दूरी मैंने सी लिया। मैंने बी से लेके सी तक की दूरी कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। तो जब मैं ए से लेके सी बिंदु तक आया तो टोटल दूरी कितनी हो गई? अब 9.3 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.3। अब मैं AC किस रेखाखंड का? AC रेखाखंड का मध्य बिंदु प्राप्त करूंगा। मध्य बिंदु का मतलब लंबवर्धक खींच लो, आप मध्य बिंदु पा जाएंगे कि कहाँ मध्य में आपका बिंदु स्थित होगा। तो हमने AC बिंदु का लंबवर्धक खींचा। और लंबवर्धक कैसे खींचा जाएगा? आधे से अधिक दूरी ले करके एक बार बिंदु ए को केंद्र मान करके ऊपर चाप लगा दो, एक बार नीचे, वही दूरी रहने देना। पुनः प्रकार की नोक को कहाँ रखना? सी पे। एक बार ऊपर चाप लगा लो, एक बार नीचे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगे। माना किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? एक्स और वाई बिंदु पे। अब इनको स्केल की सहायता से क्या कर दीजिए। तो जब मैंने स्केल की सहायता से मिलाया तो संख्या रेखा को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित किए और इसी बिंदु का मैंने नाम क्या दे दिया? डी। तो एक क्या मिल गया? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब उसकी आधी दूरी मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। पुनः प्रकार में एडी की दूरी या डीसी की दूरी भर करके बिंदु डी को केंद्र मान करके मैंने एक क्या कर दिया? अर्धवृत्त बना दिया। क्या किया? पुनः बिंदु बी को केंद्र मान करके चाँद की सहायता से 90 डिग्री का क्या किया? कोण बनाया। अब इस 90 डिग्री के कोण को मैंने प्रकार में नापा। इस 90 डिग्री के कोण को मैंने क्या किया? प्रकार में नापा। और बिंदु बी को केंद्र मान करके मैंने एक चाप लगा दिया। तो यह चाप संख्या रेखा के जिस भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा वही किसको प्रदर्शित करेगा? करड़ी में 9.3 को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? हमेशा संख्या रेखा पे कितनी दूरी खींचना है? जितना दिया गया होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उससे 1 सेंटीमीटर क्या ले लेना? अधिक। फिर उसका क्या कर देना? लंबवर्धक खींच देना। लंबवर्धक का मतलब आधे से अधिक दूरी, एक बार ऊपर एक बार नीचे। क्लियर हो गया? कीजिए क्या कहा सवाल में? निम्नलिखित हरों का
परमेयीकरण कीजिए। हमें क्या करना है? हरों का परमेयीकरण करना है। अब देखो हरों का परमेयीकरण क्या होता है, इसका मतलब आप समझ जाइए। यदि इसका आप कथन समझ गए तो आप सवाल को बहुत आसानी से लगा लेंगे। क्या लिखा है? हरों का परमेयीकरण। कहने का मतलब है हरों का मतलब हर, अब परमेयीकरण हमें करना है। तो परमेयीकरण किसे कहते हैं? जैसे यदि कभी भी आपकी हर में करड़ी वाली संख्या आ जाती है, यदि कहीं भी हर में करड़ी वाली संख्या आ जाती है तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि हर में कभी भी करड़ी वाली संख्या नहीं रह सकती। तो मैंने हर में लिख दिया करड़ी और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि हर में कभी भी करड़ी वाली संख्या नहीं रह सकती। तो इस कारण हम हर से करेंगे करड़ी का क्या? हरण करेंगे। देखो परमेयीकरण किसे कहते हैं इसका लॉजिक समझो। हर से करेंगे करड़ी का हरण कहलाएगा क्या? परमेयीकरण कहलाएगा। क्योंकि हमें करड़ी लाना ही नहीं है, तो करड़ी नहीं लाना तो हर ले जाओ। जैसे सीता को हर ले गया था रावण तो क्या कहलाया? सीता हरण कहलाया। उसी प्रकार हम करड़ी से क्या करेंगे? करड़ी का हरण। हर से करेंगे करड़ी का हरण कहलाएगा परमेयीकरण। तो इसका मतलब ये हमें करड़ी हटाना है। तो करड़ी कैसे हटेगी? यदि एक बार और ये संख्या आ जाती तो हम क्या करते? जोड़ा बन जाता, और जिनका जोड़ा बनता उनको हम करड़ी के क्या कर लेते? बाहर। तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि यदि हर में केवल एक अवयव रहे, कितना अवयव रहे? एक, तो उसी सेम अवयव का मैं अंश व हर में क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। हमेशा हम उसी सेम अवयव का क्या करेंगे? अंश व हर में गुणा। अब सवाल ये उठता है कि सर जी हमें हर वाले को ही केवल हटाना था, तो आपने अंश में क्यों गुणा किया? केवल हर में ही करना था। मैंने अंश व हर दोनों में इसलिए गुणा किया ताकि इसके मान में परिवर्तन ना होने पाए। क्योंकि मैंने कल वाले डेट में बताया कि यदि अंश व हर में कोई एक जैसे समान अवयव दिखाई देते हैं तो वे आपस से क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो कट जाएगा तो वही आपका अवयव मिल जाएगा कि नहीं? क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो जब केवल एक अवयव रहेगा तो सेम उसी अवयव का अंश व हर में क्या कर देंगे? हम गुणा। एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे क्या उसके मान में परिवर्तन होगा? तो एक का गुणा करड़ी दो में करेंगे कितना आएगा? करड़ी में दो। ये देखो करड़ी करड़ी क्या मिल गई? समान। तो इनको एक करड़ी में हम गुणा करके लिख सकते हैं। करड़ी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। करड़ी का मतलब क्या होता है? और वर्गमूल का मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले दो अंकों का जोड़ा, और जिसका जोड़ा बनता है उसको करड़ी के क्या कर लेते हैं? बाहर। तो देखो हर से मैंने करड़ी का हरण कर लिया कि नहीं? तो यही क्या कहलाएगा? परमेयीकरण। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ही मैंने बताया कि यदि हर में केवल एक अवयव रहे तो सेम उसी का गुणा अंश व हर दोनों में कर देंगे। फिर आपके दिमाग में सवाल यह उठ गया होगा कि सर यदि दो अवयव हो तो हम कैसे उनका हल करेंगे? तो माना कि लिखा है आपका 1 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 लिखा है। क्या लिखा है? 1 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। तो यदि कभी भी हर में दो अवयव हो और करड़ी में हो तो उनको हटाने का आसान तरीका आप समझिएगा कि उनके विपरीत चिन्हों का क्या करना? गुणा करना। उनके विपरीत चिन्हों का क्या करना? गुणा। तो माइनस है तो माइनस का विपरीत क्या होता है? प्लस। तो सेम टू सेम अवयव लिख दो। करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे गुणे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। मैंने क्या किया? जैसे ही हर में दो अवयव आए तो करड़ी को हटाने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उनके विपरीत चिन्हों का अंश हर में क्या कर दीजिए? गुणा, और अवयव क्या हो? समान हो। जैसे करड़ी में 7 6 है तो करड़ी में 7 6 दोनों में हो और चिन्ह क्या हो? विपरीत।
इतनी बात क्लियर है, समझ में आई। अब सवाल ये उठता है कि सर हम विपरीत चिन्ह का क्यों गुणा कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि एक अवयव रहेगा तो समान अवयव का गुणा करना, लेकिन यहाँ पर विपरीत चिन्ह का गुणा कर रहे हैं क्यों। तो ध्यान दो, वर्गांतर का सूत्र आप लोगों को बताया गया है कि यदि कहीं भी एक कोष्टक में a प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे किसका बोलते हैं, वर्गांतर का सूत्र। और वर्ग से करनी क्या होगी, हट जाएगी आपका। तो देखो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, उसी के रूप का मिल गया कि नहीं। तो जब भी आपके हर में दो अवयव रहेंगे और करड़ी को हटाना होगा तो उनके हमेशा विपरीत चिन्हों का आप क्या कर दीजिएगा, जिन्हें क्या बोला जाता है, संयुग्मी गुणा। जिन्हें क्या बोला जाता है, संयुग्मी गुणा। अब एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे क्या उसके मान में परिवर्तन होगा, तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे। ये देखो यदि मैं करड़ी में 7 को क्या मान लूँ, a, और आगे बढ़ा माइनस, और करड़ी में 6 को क्या मान लूँ, तो करड़ी 7 को क्या माना गया, a, करड़ी 6 को क्या माना गया, b, चिन्ह प्लस हो तो प्लस। तो कुछ सूत्र दिखाई दिया, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, करड़ी में 7 है, स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर लगा दो। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, क्या लिखा है b, तो b की वैल्यू कितनी है, करड़ी में 6 है। अब इस पे 2 की घात है तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे, 2 की घात। अब हम जानते हैं कि वर्ग से करड़ी क्या होती है, तो हट गई करड़ी। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, क्योंकि राशियां आपस में समान नहीं है, तो इनको आप क्या करिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा, क्या बचा है आपका, करड़ी हट गया, वर्ग हट गया तो बचा केवल 7। आगे बढ़ा तो माइनस ए भी हट गया तो बचा कितना, 6। तो 7 में से 6 गया, कितना बचा है आपका, तो करड़ी में 7 प्लस 6 बटा 1। 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे क्या उसके मान में परिवर्तन होगा, तो क्या आंसर आ गया, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। देखो हर से करड़ी हट गई कि नहीं हट गई, इसका हर ही गायब हो गया। तो आप लगा लेंगे, क्या था सवाल आपका पहला, दिया है 1 बटे करड़ी में 7। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि यदि कभी भी हर में एक अवयव हो तो हम उसी सेम अवयव का क्या करेंगे, अंश व हर में गुणा कर देंगे। ऐसे अंश व हर में आपने गुणा कर दिया, फिर मैंने आपको ये बताया कि एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं। तो एक का गुणा करड़ी में 7 में करेंगे तो कितना होगा, करड़ी में 7 होगा। फिर देखो करड़ी करड़ी क्या है, समान है, तो इनको एक करड़ी में हम गुणा करके लिख सकते हैं। करड़ी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो अंकों का जोड़ा, और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम करड़ी के क्या कर लेते हैं, बाहर। तो देखो हर से करड़ी हट गई कि नहीं, समझ में आया। दूसरा सवाल इसका आपको बताया ही गया है। तीसरा सवाल आपका क्या दिया है, 1 बटा कितना दिया है, 1 बटा करड़ी में 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, इतनी बात दिया है आपका। तो मैंने बताया जैसे ही हर में 2 अवयव आएंगे तो हम किसके चिन्ह का गुणा करेंगे, विपरीत, अर्थात प्लस वाला है तो किसका गुणा किया जाएगा, माइनस। और अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो समान अवयव कर लीजिए और चिन्ह विपरीत कर लीजिए और उन्हीं का अंश हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने कहा 1 का गुणा करड़ी 5 में करेंगे कितना होगा, करड़ी में 5। आगे बढ़ा माइनस 1 का गुणा करड़ी 2 में करेंगे कितना होगा, करड़ी में 2। और नीचे क्या आ गया, ये देखो एक कोष्टक में a प्लस बी। यदि मैं करड़ी 5 को क्या मान लूँ, a, और करड़ी 2 को क्या मान लूँ, b, तो देखो कुछ सूत्र दिखाई दिया। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी।
तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है कितनी, करड़ी में 5 है, वर्ग है तो इस पे भी क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। आगे बढ़ा तो सूत्र होता है माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, करड़ी में 2 है, वर्ग है तो इस पे भी आप वर्ग लगा दीजिए। तो हम जानते हैं कि वर्ग से करड़ी क्या होती है, हट जाती है, आप काट दीजिए। तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे, जब करड़ी और वर्ग हट गया तो केवल क्या बचा, 5 माइनस 2। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं, तो घटा लीजिए। तो 5 में से 2 जाएगा, क्या भाग जाएगी, नहीं जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें परमीकरण केवल करना था। आखिरी सवाल आपका क्या दिया है, 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2 दिया है, यही ना। तो मैंने बताया कि जैसे ही हर में 2 अवयव आ जाएंगे तो उनके विपरीत चिन्हों का आपस में क्या करेंगे, गुणा। लेकिन गुणा करेंगे तो अवयव क्या होने चाहिए, समान। जैसे क्या है आपका, करड़ी में 7, फिर क्या है 2, और यहाँ भी अंश हर में गुणा करेंगे, करड़ी में 7 और 2, तो माइनस का विपरीत क्या होता है, प्लस। तो इनके विपरीत चिन्हों का मैंने क्या किया, अंश हर में गुणा। अवयव समान हो लेकिन चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब 1 का गुणा हम करड़ी 7 में करेंगे, कितना होगा, करड़ी में 7। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा, 2, और नीचे आया तो बटा। ये देखो, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो देखो कुछ सूत्र नजर आया। यदि एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब पहला वाला अवयव है, तो जो पहला वाला अवयव होगा वह किसका मान रहेगा, a का। यदि मैं करड़ी 7 को क्या मान लूँ, a, और 2 को क्या मान लूँ, b, तो देखो a माइनस है, a प्लस है, तो a की जगह पे है क्या, पहला अवयव। करड़ी में 7 है कि नहीं, पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव पे, तो a लिखा है, तो a का मान कितना हो गया, करड़ी में 7। अभी मैंने क्या लिखा, a का मान लिखा। अब इस पे 2 की घात, तो इस पे भी क्या लगा देंगे, 2 की घात। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, फिर क्या लिखा, b। तो देखो b का मान कितना है, b का मान, ये तो माइनस माइनस से कट जाएगा ना, दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर होगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और इस पे भी कितने की घात है, 2 की घात। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या मैं अंश वाले को जोड़ घटा सकता हूं, नहीं, क्योंकि राशियां समान नहीं है। तो इनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, करड़ी में 7 प्लस 2 बटे, वर्ग से करड़ी क्या हो गई, कट गई, करड़ी भी हट गई, वर्ग भी हट गया, तो बचा केवल कितना। आगे बढ़ा तो माइनस। फिर मैंने बताया कि यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो, तो उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखेंगे जितनी उसकी, तो 2 को कितनी बार गुणा करके लिखोगे, 2 बार। अब इनको हल करो, तो करड़ी में 7 प्लस 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा, 4। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो करड़ी में 7 प्लस 2 बटे कितना आ गया, 3। ये क्या हो गया, हर का परमेयीकरण हो गया। समझ में आया कि नहीं।